नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हिंदी का समय हो चुका है और हमारा 7 बजे डेली हिंदी का सेशन रहता है और हम कंटिन्यू क्लासेस उसमें आपको प्रोवाइड करा रहे हैं और बिल्कुल एक हिंदी को एक माला की तरह पिरोकर हम आपको पढ़ा रहे हैं। और हमारा चैप्टर चल रहा था शब्द भेद, और शब्द भेद में हमने उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को पढ़ाकर व्युत्पत्ति के तरफ शब्दों को लेकर गए थे। और कल हमारी क्लास जो थी वो थी व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के प्रकार। और हमने पढ़े 3 प्रकार के शब्द होते हैं। रूढ़ शब्द होते हैं, यौगिक शब्द होते हैं और योग रूढ़ होते हैं। तो रूढ़ शब्द होते हैं मूल शब्द, और उसके बाद जो आपका शुरू होता है वो होता है यौगिक शब्द। ठीक है, यौगिक शब्द। ठीक है बच्चा। अब यौगिक शब्द में हमने पढ़ा था कि यौगिक शब्द जो होते हैं 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बने शब्दों को हम यौगिक शब्द कहते हैं। और इसमें क्या आते हैं आपके, उसमें आपका आता है उपसर्ग आता है। ठीक है, आपका प्रत्यय इसी में आता है। क्या आता है? प्रत्यय। और आपका समास भी इसी में ही आता है। ठीक है, समास भी इसी में आता है। तो हम जो अब सीखने वाले हैं वो सीखने वाले हैं जिसमें उपसर्ग हम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम? हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? उपसर्ग। उपसर्ग हमारा टॉपिक है, जिसे इंग्लिश में प्रीफिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रीफिक्स। क्या बोलते हैं? प्रीफिक्स, इसको अंग्रेजी में बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम जो शुरू करने वाले सेशन को वो करने वाले उपसर्ग में। और उपसर्ग जो होता है वो शब्द के प्रारंभ में लगता है। क्या लगता है? शब्द के प्रारंभ में लगता है, या उससे पहले ये किससे मिलकर बना है। हम सबसे पहले बात करते हैं, ये उप प्लस के सर्ग, 2 शब्दों से मिलकर बना है उपसर्ग। उप प्लस के सर्ग। अब देखिए, इस उप का मतलब जो होता है वो क्या होता है। इस उप का मतलब क्या होता है बेटा, ये समझ लीजिए। उप का मतलब होता है निकट। क्या होता है? निकट। फिर परिभाषा बना देंगे। और इस उप का मतलब होता है समीप। क्या होता है? समीप। समीप। और इसी उप का मतलब क्या होता है? पास। ठीक है, जैसे कि उप कप्तान, तो कप्तान के निकट रहता है, कप्तान के समीप रहता है, कप्तान के पास रहता है। उप प्रिंसिपल। ठीक है, तो उप निरीक्षक, तो सभी इसका मतलब होता है निकट, पास या समीप। ठीक है, एक होता ग्राम प्रधान, एक होता उप प्रधान। ठीक है, इस तरीके से उप का मतलब होता है निकट, समीप, पास। वहीं सर्ग का मतलब क्या होता है? सृष्टि करना। सृष्टि करना। और एक आपका होता है यहाँ पर सृजन करना। सृजन करना। सृजन करना या निर्माण करना। ठीक है, इसका मतलब ये होता। तो यहाँ सब डेफिनेशन बन गई बच्चा कि उप प्लस के सर्ग, यानी कि ऐसे शब्द जो किसी के निकट आकर उसमें उसके अर्थ में परिवर्तन, नवीनता या विश्लिष्टता ला देते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं उपसर्ग। उपसर्ग शब्द के प्रारंभ में लगते हैं। उपसर्ग शब्द के प्रारंभ का मतलब होता है आदि में लगते हैं। आदि में लगते हैं और आदि में जुड़कर उपसर्ग शब्द के पूर्व लगकर, उपसर्ग शब्द के पूर्व लगकर उसके अर्थ में नवीनता, नवीनता, अर्थ में नवीनता, परिवर्तन और या विशिष्टता, विशिष्टता ला देते हैं। तो दोबारा समझेंगे क्या है। हम यौगिक शब्द पढ़ रहे थे। यौगिक शब्द का मतलब होता है 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से जिस शब्द का निर्माण होता है उसको हम यौगिक शब्द कहते हैं। सभी संधि उसमें ही आती है। संधि हम पढ़ा चुके हैं। उपसर्ग, प्रत्यय और समास। उपसर्ग का पहला शब्द आश्रित होता है, दूसरा शब्द गौण होता है। यानी क्या होता है? आश्रित शब्द, आश्रित प्लस मूल शब्द, प्लस
मूल शब्द। तो इस बात को भी समझेंगे, ठीक है बच्चा, ये बात समझ लेंगे आप। फिर हम पढ़ते हैं उपसर्ग को पढ़ेंगे, फिर कल हम प्रत्यय पढ़ेंगे, फिर समास पढ़ेंगे। तो उपसर्ग का मतलब होता है प्रीफिक्स, प्री मतलब होता है प्रारंभ में। तो उप प्लस सर्ग, उप मतलब होता है निकट, समीप, पास। सर्ग मतलब सृष्टि करना, सृजन करना, निर्माण करना। ऐसे शब्द जो किसी के समीप आकर, किसी के निकट आकर, किसी के पूर्व आकर वह क्या कर देते हैं, उसमें परिवर्तन ला देते हैं, नवीनता ला देते हैं या विशिष्टता ला देते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। जैसे समझेंगे कैसे। अब एक और बात, शब्दांश, सब उपसर्ग जो होते हैं ये शब्दांश माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं, शब्दांश होते हैं। कैसे होते हैं, शब्दांश होते हैं, इन शब्दों के अंश होते हैं। क्या होते हैं उपसर्ग, शब्दों के अंश होते हैं। स्वतंत्र कोई महत्व नहीं जाता। स्वतंत्र उपसर्ग का कोई महत्व नहीं होता, कोई महत्व नहीं होता। तो ये भी बात आपको समझनी है। उपसर्ग शब्द के प्रारंभ में लगता है, उपसर्ग शब्द के आदि में लगता है, उपसर्ग शब्द के पूर्व लगकर, पहले लगकर नवीनता, परिवर्तन और विशिष्टता उसके अर्थ में ला देता है। ये शब्द का अंश होता है। क्या होता है बच्चा, ये शब्द का अंश होता है, ठीक है, ये शब्द का अंश होता है और इस स्वतंत्र होने पर इसको कोई महत्व नहीं दिया जाता। अब हम समझते हैं कि इसका अर्थ क्या होता है, कैसा परिवर्तन ला देता है, कैसा लाता है, इसको हम समझते हैं। जैसे मैंने एक उपसर्ग लिया यहाँ से, एक वो उपसर्ग लेता हूँ प्रह, ठीक है, ये भी उपसर्ग है। अगर मैं इसे जोड़ दूँ मूल शब्द, या ऐसा मान लो एक मूल शब्द लेते हैं और एक ही मूल शब्द में अलग अलग उपसर्ग लगाकर हम क्या कर देते हैं, अर्थ परिवर्तित कर देते हैं। सपोज करो कि हमने मूल शब्द लिखा हार शब्द लिखा, तो हार का मतलब क्या होता है, पराजय। अगर मैंने इसके पहले प्रह लगा दिया तो इसका बन जाएगा प्रहार। अब प्रहार को मतलब तुम समझते हो, आक्रमण। अगर मैं यहाँ पर इसके आगे आ लगा दूँ तो क्या हो जाएगा, हार लगाकर आहार, इसे भी आप जानते हो भोजन होता है। अगर मैं यहाँ पर सम लगा दूँ, क्या लगा दूँ बच्चा, सम, और प्लस लिख दूँ हार, तो क्या हो जाएगा, संहार हो जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं मेरी बात को, ठीक है। चलिए अगर मैं यहाँ बी लगा दूँ, बी प्लस के हार, तो क्या हो जाएगा, विहार हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ परी लगा दूँ, क्या लगा दूँ, परी प्लस के हार, तो क्या हो जाएगा, परिहार। ठीक है भाई, तो देखो ये जो बात अभी तक बोली थी हमने, ये टोटल आपको यहाँ से इंगित की गई है। ये टोटल आपको इंगित की गई है कि किसी भी शब्द के अर्थ में पहले जुड़कर, मूल शब्द के पहले जुड़कर क्या हो जाता है, उसके अर्थ को परिवर्तित कर देता है, नवीनता ला देता है, परिवर्तन ला देता है। ये सब आपको नोट कर लेना है, ये सब आपको क्या करना है, नोट करना है। यौगिक शब्द उपसर्ग प्रत्यय समास होते हैं। उपसर्ग शब्दांश होता है, स्वतंत्र उपसर्ग को मतलब नहीं होता। उपसर्ग उप प्लस सर्ग दो शब्दों से मिलकर बना है। उप का मतलब निकट, समीप और पास होता है। सर्ग का मतलब सृष्टि करना, सृजन करना, निर्माण करना होता है। उपसर्ग शब्द के प्रारंभ में लगता है, उपसर्ग शब्द के आदि में लगता है, उपसर्ग शब्द के पूर्व लगकर उसके अर्थ में नवीनता, परिवर्तन और विशिष्टता रहता है। जैसे कि ये हार में प्र लगा दिया, प्रहार कर दिया, हार में आ लगा दिया, आहार कर दिया, हार में सम लगा दिया, संहार कर दिया, हार में बी लगा दिया, विहार कर दिया, हार में प्र परि लगा दिया, परिहार हो गया। इतनी बात अगर आगे हो समझ में तो इसको कर लो नोट, फुर्ती से करो नोट। आगे करते हैं क्या है, क्योंकि उपसर्ग के दो भेद होते हैं। उपसर्ग के कितने भेद होते हैं, दो। बच्चा उपसर्ग के कितने भेद होते हैं, दो। प्रकार नहीं बोल रहा हूँ, भेद बोल रहा हूँ। उपसर्ग के कितने भेद होते हैं, दो होते हैं। चलो इसको नोट कर लेते हैं, उसके बाद में आगे पढ़ते हैं क्या है और कहानी। ठीक है, एकदम बिल्कुल ऐसा मान के चलिए आप हिंदी के पंडित बन जाओगे, हिंदी के विद्वान बन जाओगे। यदि आपने सारी क्लास में पूरी हिंदी अच्छे से पढ़ ली तो फिर आपको कोई यहाँ पर हिंदी में मार देने वाला नहीं है। ठीक है भाई, हिंदी में कोई भी आपको मार देने वाला नहीं है। अगर मैं यहाँ लिखूँ उपसर्ग, उपसर्ग के भेद, उपसर्ग के भेद। ठीक है बेटा, ठीक है। अब इसी तरीके से हम लिखते हैं इनको। एक तो होता संधि मुक्त उपसर्ग। कौन सा होता है, संधि
मुक्त उपसर्ग। क्या सा होता है? संधि मुक्त उपसर्ग होता है। दूसरा जो होता है वो क्या होता है? वो होता है संधि युक्त उपसर्ग। एक होता संधि मुक्त और एक होता संधि युक्त उपसर्ग। समझ गए? संधि मुक्त का मतलब क्या होता है? संधि से मुक्त यानी जोड़ने से अलग। ठीक है भाई, जोड़ने से अलग। यानी क्या होता है? इसमें दोनों पद स्वतंत्र होते हैं। दोनों पद स्वतंत्र होते हैं। इसमें दोनों पद स्वतंत्र नहीं होते। कैसे होते हैं? संयुक्त होते हैं। संयुक्त होते हैं। और नया शब्द, चलो इतना लिख दो, क्या होते हैं? संयुक्त होते हैं। जैसे अगर मैं लिखूं यहाँ पर उदाहरण, सु प्लस के पुत्र, तो सु माने अच्छा, पुत्र माने भी संतान माने पुत्र लड़का, तो क्या लिखेंगे इसे? सुपुत्र लिखेंगे। कोई परिवर्तन नहीं आया, सुपुत्र लिखेंगे। ठीक है। अगर मैं लिखूं आ प्लस के जीवन, आ प्लस के जीवन, तो इसे ऐसे ही लिखेंगे हम। क्या लिखेंगे? आजीवन ऐसे ही लिखा जाएगा, कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। समझ गए? नहीं, कोई परिवर्तन नहीं होता। तो इसी की वजह से कहते हैं परिवर्तन न होना। परिवर्तन न होना, इसी वजह से कहा जाता संधि मुक्त उपसर्ग। ठीक है भाई, संधि मुक्त। जैसे कि नी प्लस के मैं बास कर दूं यहां पर, तो क्या हो जाएगा? निवास। तो जो शब्द हैं बिल्कुल ऐसे प्रयोग किए गए हैं। परंतु यहाँ पर संधि युक्त में क्या होता है? संधि युक्त में क्या होता है? जैसे कि अगर मैं यहाँ लिखूँ प्रति प्लस के उपकार, तो इसमें संधि भी बनती है उपसर्ग से, तो क्या आ जाएगा? प्र आधा तय य उ पैकार, प्रत्युपकार, ये ऐसा लिखा जाएगा। तो क्या बन गया? क्या बन गया यहाँ पर? यहाँ पर ई और ऊ से क्या बन गया है? यू बन गया है। ये संधि हो गई है। दो स्वरूप क्या हो चुकी है? संधि हो चुकी है। अगर यहाँ पर दूसरा लिखें अभी प्लस के उदय, तो क्या आ जाएगा? एव है य उ दय, अभ्युदय। तो यहाँ भी क्या बन गया है? ई और ऊ से क्या बन गया है? यू बन गया है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? नहीं। सु प्लस के अच्छ, क्या है आपका? सु प्लस के अच्छ, तो क्या बन जाएगा? स्वच्छ। तो क्या बना यहाँ पर? यहाँ उ और एस है, क्या बना है? वह। तो यहाँ पर यू की संधि, यहाँ भी यू की संधि, यहाँ बै की संधि। ठीक है, इसको नोट करो अच्छे से, समझो अच्छे से। ठीक है भाई, समझो अच्छे से, बिल्कुल समझो। ठीक है भाई, देखिए क्या है। संधि मुक्त उपसर्ग जो होते हैं जिसमें कोई परिवर्तन न हो, इसमें दो पद स्वतंत्र होते हैं और अपना स्वतंत्र अर्थ देते हैं। जैसे सु प्लस के पुत्र, सुपुत्र ऐसा ही लिखा जाएगा। ठीक है। आ प्लस के जीवन कैसे? आजीवन ऐसे ही लिखा जाएगा। ठीक है बेटा। नी प्लस के वास, निवास ऐसे ही लिखा जाएगा जैसा इसमें दिया गया है। ठीक है। अगर बात करते हैं संधि युक्त उपसर्ग की, जिसमें संधि छिपी होती है, संधि बनी होती है अंदर, इसमें दोनों पद स्वतंत्र नहीं होते, संयुक्त होते हैं। जैसे कि प्रति प्लस के उपकार से क्या बन गया? प्रत्युपकार। अभी प्लस के उदय में क्या बन गया? अभ्युदय। सु प्लस के अच्छ में क्या बन गया? स्वच्छ। तो इसको कर लीजिए अच्छे से नोट। इसे तो आपको करना पड़ेगा अच्छे से नोट भाई। ठीक है। क्या करना पड़ेगा आपको बेटा? नोट करना पड़ेगा। ठीक है। क्या करना पड़ेगा आपको बेटा? नोट करना पड़ेगा। यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? यहाँ से जल्दी बताओगे? नोट। ठीक है, हाँ या ना? बहुत बढ़िया। चलिए, अगर आप अच्छे से हिंदी पढ़ोगे तो आपके लिए कोई भी चीज़ भारी नहीं है। ना भारी थी, ना भारी है, और ना ही भारी कभी होगी। ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या होता है कि उपसर्ग जब किसी भी शब्द के प्रारंभ में जुड़ता है, जब किसी भी उपसर्ग जो है जब भी किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़ता है, ये बात आपको याद रखनी होगी। एक मिनट इसको रफ कर देते हैं। हाँ, एक बात और सुन लेंगे। जब उपसर्ग किसी भी शब्द के प्रारंभ में जुड़ता है तो वह 3 प्रकार के अर्थ देता है। कितने प्रकार के देता है? 3 प्रकार के अर्थ देता है। शब्द के प्रारंभ में जुड़कर, शब्द के पूर्व में जुड़कर कितने प्रकार का अर्थ देता है? 3 प्रकार का अर्थ देता है। तो उपसर्ग यहाँ लिखेंगे नोट करके, नोट इन पॉइंट लिखेंगे। उपसर्ग किसी मूल शब्द के प्रारंभ या आदि या पूर्व में जुड़कर 3 अर्थ देता है। 3 अर्थ देता है। पहला क्या होता है? पहला अर्थ क्या होता है? अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता। अर्थ ज्यों का त्यों होता है। अर्थ ज्यों का त्यों होता है। जैसे शब्द है बास, ठीक है, अगर इसमें न ई जोड़ दें और क्या कर दें? बास, तो इसका भी क्या हो जाएगा? निवास। तो दोनों का अर्थ क्या रहता है? सेम। बास का भी और निवास का भी, यानी दोनों का क्या होता है? बसना, वसना। दोनों का शब्द क्या होता है? कहीं पर जाकर बसना, बास करना, ठीक है भाई। तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। दूसरा अर्थ क्या होता है? दूसरा क्या होता है? अर्थ चमत्कारी व विशिष्ट हो जाता है। अर्थ चमत्कारी या विशिष्ट हो जाता है। विशिष्ट हो जाता है, हो जाता है। चमत्कारी या विशिष्ट हो जाता है। वो कैसा होता है बेटा? जैसे पूर्ण का मतलब क्या होता है? पूर्ण। यहाँ पर एक शब्द पूर्ण का मतलब होता है भरा हुआ, भरा हुआ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर परि उपसर्ग लगा दूँ इसमें, परि प्लस के पूर्ण, तो पूर्ण तो हो गया शब्द, पूर्ण क्या हो गया? मूल शब्द, मूल शब्द। और परि का क्या हो गया? परि हो गया उपसर्ग। अगर लगा दें तो इसका मतलब क्या हुआ? परिपूर्ण। और परिपूर्ण का मतलब क्या होता है? लबालब भरा हुआ, लबालब भरा हुआ, भरा हुआ। तो देखो हो गया ना चमत्कार, अर्थ में हो गया, अर्थ में चमत्कार हो गया नहीं? इस तरीके से अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। तीसरा कौन सा होता है? अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। अर्थ में परिवर्तन आ जाता है, आ जाता है, अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। तो तीसरा क्या होता है? अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। जैसे जय, जय का मतलब क्या होता है? विजय। जय का मतलब क्या होता है? विजय। अगर मैं यहाँ लगा दूँ परा प्लस के जय, तो क्या हो जाएगा? पराजय हो जाएगा, यानी कि हार। क्या हो जाएगा? हार। तो ये होता है, 3 अर्थ बनाता है। इसको थोड़ा सा रख लो दिमाग में, ठीक है। इस बात को दिमाग में रख लो, ठीक है। इस बात को ही दिमाग में पूरी अच्छी तरीके से रख लीजिए। क्या होता है? नोट इन पॉइंट में क्या होता है? उपसर्ग किसी मूल शब्द के प्रारंभ आदि पूर्व में जुड़कर 3 अर्थ देता है, या 3 प्रकार के अर्थ देता है। पहला होता है अर्थ जो का त्यों होता है। जैसे बास का मतलब भी बसना होता है, रहना होता है। और नी उपसर्ग अगर लगा दें, नी उपसर्ग अगर लगा दें इस बास मूल शब्द में, इस बास मूल शब्द में, तो क्या बन जाएगा? निवास। और इसका मतलब भी क्या होता है? बसना होता है। अर्थ में अर्थ चमत्कारी या विशिष्ट हो जाता है। इसका मतलब क्या होता है? पूर्ण का मतलब होता है भरा हुआ। ये मूल शब्द है, ये मूल शब्द है। और इससे पहले अगर परि उपसर्ग लगा दें
और पूर्ण में जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, परिपूर्ण। इसका मतलब होता है लबालब भरा हुआ। ठीक है भाई, आगे बात करते हैं। अर्थ में परिवर्तन आ जाता है, अर्थ में परिवर्तन। तो जय हो चुका है, जय में विजय, इसका मतलब विजय होता है। अगर मैं यहाँ पर परा लगा दूँ, उपसर्ग परा, उपसर्ग अगर हम यहाँ पर जोड़ दें बेटा तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब भी, इसका मतलब परिवर्तित हो जाएगा। इतनी बात हो चुकी है तो आप इसको नोट करेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे बिल्कुल, और बच्चों को ये क्लास शेयर करते रहेंगे, सेशन ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहेंगे। ठीक है, लाइक और शेयर ये रुकना नहीं चाहिए आपका, लाइक और शेयर रुकना नहीं चाहिए, बिल्कुल भी, बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए। ठीक है, चलिए अब बात आती है उपसर्गों का वर्गीकरण। उपसर्गों का वर्गीकरण, उपसर्गों का वर्गीकरण। ठीक है भाई, उपसर्गों का वर्गीकरण। अब उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं, देखिए, एक तो होता है संस्कृत उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्ग, उपसर्ग इनकी संख्या 22 बताई है। संस्कृत की संख्या बताइए 22। ठीक है, इसमें भी एक तो होते हैं स्वतंत्र, स्वतंत्र उपसर्ग, और एक होते हैं संयुक्त उपसर्ग। कैसे, संयुक्त उपसर्ग, इन्हें हम सबको समझेंगे, स्वतंत्र उपसर्ग और संयुक्त उपसर्ग। ठीक है, दूसरे जो होता है वो कौन से होते हैं, वो होते हैं हिंदी, हिंदी के उपसर्ग। इनकी कुछ विद्वानों ने संख्या बताई है 10, तो कुछ ने बताई है 12, कुछ ने 10 बताई है और कुछ ने बताई है 12। जबकि हम जब प्रयोग करते हैं, प्रयोग जब होते हैं तो उच्चारण में तो 10 या 12 है, प्रयोग में जो होते हैं उनकी संख्या 19 या 20 होती है, प्रयोग में 19 या 20 होती है। ठीक है भाई, अगर यहाँ पर ही हम बात करें तीसरा वर्गीकरण बेटा, तो वो क्या होगा, अंग्रेजी के, सॉरी, अरबी फारसी, अरबी फारसी और उर्दू के उपसर्ग जो होते हैं, इनकी संख्या बेटा कितनी होती है, 17 होती है। इनकी संख्या बेटा कितनी होती है, 17 होती है। अंग्रेजी के उपसर्गों की अगर हम बात करें, अंग्रेजी के उपसर्ग, प्रमुख उपसर्ग होते हैं ये, अंग्रेजी के प्रमुख उपसर्ग, प्रमुख उपसर्ग, इनकी संख्या बेटा 6 बताई है। ठीक है, अगर हम आगे बात करें तो क्या होता है, आगे समझिए, उपसर्ग के समान ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, उपसर्ग के समान संस्कृत के अव्यय, समझ गए नहीं, यानी कि संस्कृत के अव्यय जो उपसर्ग के रूप में प्रयुक्त होते हैं, उपसर्ग के रूप में प्रयुक्त होते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है बेटा, इनकी संख्या होती है 13। इनकी संख्या कितनी होती है, 13 होती है। इनको थोड़ा अच्छे से तैयार कर लेंगे आप, इनको अच्छे से थोड़ा सा तैयार कर लेंगे। उपसर्गों का वर्गीकरण अगर हम देखें तो यहाँ पर संस्कृत के उपसर्ग जो हैं वो कितने हैं, वो 22 हैं। स्वतंत्र उपसर्ग बोलते हैं, संयुक्त उपसर्ग बोलते हैं उनको। हिंदी के उपसर्गों की बात करेंगे तो प्रयोग, अर्थ के आधार पर, उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर बेटा कितने होते हैं, 10 या 12। प्रयोग के आधार पर कितने होते हैं, 19 और 20। अरबी फारसी व उर्दू कितने होते हैं, 17। और हिंदी अंग्रेजी उपसर्ग जो होते हैं वो 6। और संस्कृत के अव्यय जो होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है, 13 होती है। करो इन्हें जल्दी से नोट, जल्दी से नोट कर लो फुर्ती से इनको। ठीक है भाई, आप फुर्ती से नोट करेंगे इनको, बिल्कुल फुर्ती से नोट करेंगे, घबराने वाली कोई बात नहीं है। अब आपके सामने जो है वो है संस्कृत संयुक्त उपसर्ग, क्योंकि हमने आपको बताए थे कि संस्कृत के 2 प्रकार के उपसर्ग होते हैं, एक होते हैं स्वतंत्र उपसर्ग और एक होते हैं संयुक्त उपसर्ग।
संयुक्त उपसर्ग भी मिलकर जो बने होते हैं वो स्वतंत्र उपसर्ग से बने होते हैं, परंतु जब दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपसर्ग, जब दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपसर्ग एक साथ प्रयुक्त हो तब उन्हें क्या कहते हैं? संस्कृत संयुक्त उपसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? संस्कृत संयुक्त उपसर्ग इसको कहते हैं। समझो इस बात को। जैसे एक हमने शब्द लिखा व्यभिचार। अब व्यभिचार में शब्द में उपसर्ग क्या है? चार तो मूल शब्द हो गया, ये तो लास्ट में क्या है? ये मूल शब्द है, मूल शब्द। तो अब ये व्यभिचार क्या हो गया? वी प्लस के अभी, क्योंकि बी का ई और ए के मिलने से क्या बना है? यह, यानी कि यहाँ क्या बना है? ए। तो ये संधि युक्त है। इससे पहले हमने संधि युक्त पढ़ाया था। तो ये हो गया बी प्लस के अभी, तो क्या हो गया? व्यभिचार। इसमें दो उपसर्ग है। प्रत्यय प्लस आगमन में क्या है? प्रति प्लस के आ, दो उपसर्ग हैं। गमन इसमें क्या है? मूल शब्द है। अप्रत्यक्ष में भी दो हैं, ए प्रति और फिर अक्ष, ए प्रति और अक्ष। ठीक है, इसी तरीके से दुराग्रह, तो दुर प्लस के आ प्लस के गृह, क्या हो गया? दुरहग्रह। एक आपका आगा प्रत्यय उपकार, क्या होगा? प्रत्यय उपकार, तो क्या बनेगा? प्रति उप प्लस के कार, प्रत्यय उपकार। क्लियर भाई? यहाँ पर निर्भिमान, क्या बनेगा? निर्भिमान, तो क्या होगा? निर प्लस के अभी और फिर क्या आ जाएगा? मान। तो एक बार इनको समझेंगे। क्या होते हैं संयुक्त उपसर्ग? व्यभिचारी में संयुक्त होते हैं, दो होते हैं। प्रत्यागमन में दो होते हैं, प्रति प्लस के आ। अप्रत्यक्ष में ए प्लस के प्रति। ठीक है, यहाँ पर दुराग्रह में हो जाएगा दुर प्लस के आ। प्रति उपकार में प्रति प्लस के उप। ठीक है, निर्भिमान में निर प्लस के अभी। तो ये होते हैं संयुक्त। वहाँ पर यहाँ देखेंगे सुव्यवस्थित में सु अलग होता है, बी अलग होता, व अब अलग होता है। तो यहाँ पर बेटा कितने उपसर्ग हैं? तीन। यहाँ कितने हैं? तीन। सु प्लस के, बी प्लस के अब, और जब होता है स्थित तो क्या बन जाता है? स्वव्यवस्थित। यहाँ पे बेटा कितने होते हैं? दो होते हैं। एक तो ए हो गया, ए संस्कृत का होता है जबकि आ हिंदी का होता है। तो ए हो गया और प्र हो गया, तो ए और प्र और फिर आ गया ओढ़। अगर आधा तय हुआ होता तो ती होता प्रति, अगर तय कहीं होता तो। अब यहाँ पर देखिए अनाचरण में अन हो गया प्लस आ हो गया, तो अन प्लस के आ और क्या हो गया? चरण, तब बन गया अनाचरण। दुर उपयोग में क्या होगा? दुर हो गया और उप, तो दुर उपयोग शब्द में क्या बनेगा? दुर प्लस उप और क्या बन जाएगा? योग। ऐसे समाहरण में क्या बन जाएगा? सम प्लस के आ और प्लस के हरण। ठीक है, अपादान में क्या बनेगा? अप प्लस के आ और दान। तो इस तरीके से आप इन शब्दों में ढूंढ सकते हैं कि क्या है ये संयुक्त उपसर्ग। बच्चे ज़्यादातर इसमें गलती कर देते हैं, उनको नहीं पता होता कि संयुक्त उपसर्ग भी होते हैं, दो या दो से अधिक भी उपसर्ग होते हैं। बेटा तो दो उपसर्ग होते हैं, घबराओ मत। दो प्रत्यय भी लगे होते हैं और शब्द के प्रारंभ में उपसर्ग और बाद में प्रत्यय भी लगे होते हैं। सब प्रकार के शब्द होते हैं, बस पढ़ते चला जाओ, आपको एक एक बात बता देंगे। तो ये तो हो गए संयुक्त उपसर्ग संस्कृत के। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्वतंत्र उपसर्ग क्या है। यानी कि संस्कृत के स्वतंत्र उपसर्ग जो अपने आप ही प्रयुक्त होते हैं। तो संस्कृत के कैसे स्वतंत्र उपसर्ग, ठीक है बेटा, वो कौन से होते हैं? तो स्वतंत्र उपसर्ग, पहले उनकी बात कर लेते हैं, स्वतंत्र उपसर्गों की। जैसे कि हम अगर बात करें संस्कृत के स्वतंत्र उपसर्ग, ठीक है। अब देखो क्या होते हैं, एक होता है अति, ठीक है, एक होता है उप, एक होता है अब, एक आपका होता है उद या ये या फिर उद पूरा, ठीक है। एक आपका होता है दुर, एक आपका होगा दुस, ठीक है बेटा। और दुस का एक आपका होगा निर के बाद में एक आपका होगा अनु, फिर आपके बाद में होगा अधि के बाद में क्या होगा उप अंग्रेजी का भी होता है। और एक होता है नी के बाद में होगा परा, ठीक है। परा के बाद में क्या होगा परी के बाद में क्या होगा
प्र के बाद में क्या होगा आपका प्रति, प्रति, प्रति के बाद में क्या होगा आपका वी, वी के बाद में क्या होगा आपका सु, ठीक है। फिर क्या होगा निस, निस, फिर होगा अपि अधि, अपि और अधि, याद कर सकते हो आपको। अति अप अब, अति अप अब, उद दुर सुर, उद दुर सु, निर अनु अधि, उप निर परा, परि प्र प्रति, बी सु निस, अपि अधि। अब इनसे बने शब्द क्या होते हैं? जैसे हमने कहा अत्यधिक, अत्यधिक शब्द में बोला तो क्या बनेगा? अति प्लस के अधिक, क्या बनेगा? अति प्लस के अधिक, ठीक है भाई। अगर हमने बोला अपभ्रंश, अपभ्रंश शब्द तो क्या होगा? अप प्लस के भ्रंश, क्या बनेगा? अपभ्रंश। अगर हमने बोला दुर्गम या दुर्गुण तो क्या बनेगा? दुर प्लस के गुण, ठीक है। अगर हम बोले दुष्चरित्र, दुष्चरित्र तो क्या हो जाएगा? दुष् प्लस के चरित्र, तो आ गया से दुष्चरित्र। अगर हम करें यहाँ पर निरक्षर, निरक्षर तो क्या आ जाएगा? निर प्लस के अक्षर, तो निर बन जाएगा, यहाँ से क्या बन जाएगा? यहाँ से निरक्षर बन जाएगा, ठीक है। सु प्लस के जन यानी कि सुजन में क्या आ जाएगा? सु प्लस के जन, तो क्या बन गया? सुजन, ठीक है। अगर हम बात करें विलाप, विलाप तो क्या बनेगा? वी प्लस के लाप, तो क्या बन गया? विलाप। बी है, देखो वी है, देखो है बी भी, ठीक है। आजीवन, आ प्लस के जीवन, तो क्या बन जाएगा? आ, ठीक है। अभिमान, अभिमान, तो इसमें क्या आ जाएगा? अभि प्लस के मान, तो क्या आ गया यहाँ पर? अभिमान, ठीक है बेटा। विदेश, विदेश, विदेश का क्या बनेगा? वी प्लस के देश, तो क्या आ गया यहाँ पर? विदेश, ठीक है। परिश्रम, परि प्लस के श्रम, क्या बन जाएगा? परिश्रम, तो परि बन जाएगा इसमें, परिश्रम। परि प्लस के जन, यही लिख देते हैं, परि प्लस के जन। तो इस तरीके से हम ढूंढ सकते हैं संस्कृत के स्वतंत्र उपसर्ग, ठीक है। तो इससे पहले हमने बताए थे आपके संयुक्त और अब बता रहे हैं स्वतंत्र, ठीक है। तो आप क्या है? अति अप अब उद दुर दुस, निर अनु अधि उप नि परा, परि प्र प्रति बी सु निस अपि अधि। शब्द क्या है? अत्यधिक में अति होता है, उपसर्ग में उप होता है, दुर्गम में दुर होता है, दुष्चरित में दुस होता है, निरक्षर में निर होता है, परिजन में पर होता है, सुजन में सु होता है, विलाप में बी होता है, आजीवन में आ होता है, अभिमान में अधि होता है, परिश्रम में परि होता है, विदेश में बी होता है। इस तरीके से आपने सीखे हैं ये संस्कृत के उपसर्ग। तो कल जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे हिंदी के उपसर्ग, फिर बात करेंगे अरबी फारसी के उपसर्ग, फिर अंग्रेजी के उपसर्ग, ठीक है। इसका मतलब अभी एक क्लास और रहेगी उपसर्गों की, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं कल अपने इसी प्लेटफॉर्म पर, इसी सेशन के साथ, इसी समय पर। तो दोस्तों जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, और सेशन में मज़ा आया हो तो शेयर करेंगे, ठीक है दोस्तों, और लाइक ज़रूर करेंगे। तो मिलते हैं कल इसी समय अपने इसी प्लेटफॉर्म पर। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।